बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू कॉन्सेप्चुअल नर्सिंग एकेडमी। आज की वीडियो में हम केमिस्ट्री ऑफ लिपिड्स के बारे में पढ़ेंगे, जो स्पेशली स्वात रीजन के स्टूडेंट्स के लिए उनके ऑथेंटिक स्लाइड से बनाया गया है। तो हमारा टॉपिक शुरू करने से पहले आप लोगों ने जो है केमिस्ट्री में बहुत सारे ऐसी जगहों पर अल्कोहल, ईस्टर, ग्लाइसरॉल, फास्फोलिपिड इस तरह के कई अल्फाज जो है वो आप लोगों ने अपने केमिस्ट्री में सुने होंगे। तो वो सारी जो जितनी भी चीज़ें आती हैं वो लिपिड्स की ही कैटेगरीज में आती है, जिनको हम पूरे टॉपिक में जो है वो डिटेल के साथ पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम अपने मेन टॉपिक को स्टार्ट करते हैं लिपिड्स। लिपिड्स हमारे पास बायोमोलिक्यूल्स हैं, एक डाइवर्स ग्रुप है, यानी बहुत सारे बायोमोलिक्यूल्स मिलकर जो है वो लिपिड्स बनाते हैं। ये एक हमारे पास ब्रॉडर टर्म होता है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में जो है इनकी इनसोल्युबिलिटी शामिल होती है, यानी ये हमारे पास हाइड्रोफोबिक इन नेचर होते हैं। ये वाटर में जो है वो डिजॉल्व नहीं होते। इनमें से हमारे पास कुछ टाइप्स ऑफ लिपिड्स इस तरह हैं जो कि एम्फीफिलिक नेचर के हैं। जो हमारे पास लार्ज टाइप्स ऑफ लिपिड्स होती हैं तो वो सारी हाइड्रोफोबिक हैं। इनमें से कुछ लिपिड्स की टाइप ऐसी हैं कि जो एम्फीफिलिक नेचर के हैं। एम्फीफिलिक नेचर का मतलब ये है कि ये जो है वाटर लवर भी होते हैं और वाटर हेटर भी होते हैं, यानी ये हाइड्रोफोबिक भी हैं और हाइड्रोफिलिक भी हैं। इसके अलावा जो है इनकी ये जो हमारे पास इनसोल्युबिलिटी है वाटर में, लार्ज लिपिड्स की जब हम बात करते हैं तो ये वाटर में जो है वो डिज़ोल्व नहीं हो सकते। ये नॉन पोलर सॉल्वेंट में जो है वो डिज़ोल्व होते हैं। लेकिन कुछ इनके टाइप हैं जिनमें एम्फीफिलिक नेचर है। वो जो एम्फीफिलिक नेचर होता है कुछ लिपिड्स का, वो इनको जो है वेसिकल्स और लाइपोसोम्स बनाने में जो है वो हेल्प करता है। ये हमारे पास पॉकेट लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं जो लिपिड बाइलेयर होती है। इनके दरमियान में जो है कैविटी होती है, उसके अंदर फ्लूइड पाया जाता है। ये जो वेसिकल्स लाइपोसोम्स है ये जस्ट साइज के अकॉर्डिंग ज़रा एक दूसरे से चेंज होते हैं। वेसिकल्स बड़े होते हैं, लाइपोसोम्स जो होते हैं वो साइज में थोड़े से इनसे छोटे होते हैं। तो ये जो इनकी इन्फेफिलिक नेचर होती है इसकी वजह से ये वेसिकल्स और लाइपोसोम्स बना सकते हैं, जो कि डिफरेंट सेलुलर बायोलॉजिकल प्रोसेसेस में अपना किरदार अदा करते हैं। इसके अलावा अब कुछ ज़्यादातर लिपिड्स अब हाइड्रोफोबिक है, लेकिन जो एम्फीफिलिक नेचर वाले हैं वो एक्वस एनवायरनमेंट में जो है वो अपना मेम्ब्रेन्स स्ट्रक्चर जो है वो बनाते हैं। इनकी एग्जांपल्स में हमारे पास फैट्स, वैक्सेस, स्टेरॉइड्स, फैट सोल्यूबल विटामिन्स जो कि एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है, ए, डी, ई एंड के। इसमें ग्लाइसराइड्स आते हैं जिसमें मोनो है, डाई है, ट्राई है, फास्फोलिपिड, ये सारी जो है वो लिपिड की एग्जाम्पल है। अगर हम इसके फंक्शंस के लिए बात करें तो ये इनका जो मेजर फंक्शंस हैं वो सबसे पहले तो ये है एनर्जी स्टोरेज, यानी ये एनर्जी और हीट को जो है वो स्टोर करते हैं। इसके अलावा जो हमारे पास सेल मेम्ब्रेन है वो लिपिड बाइलेयर से जो है वो मिलकर बनी हुई है। ये सिग्नलिंग का काम भी करते हैं। इसमें हमने हार्मोन्स का जिक्र किया। कुछ हार्मोन्स जो हैं वो लिपिड से बने होते हैं, जिसमें स्टेरॉइड्स आ गए। तो ये सारे हार्मोन्स हैं जो कि अपना फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। इसके अलावा ये ऑर्गन्स, नर्व फाइबर्स, माइलिन शीट, ये सारी इन चीज़ों के लिए एज अ इंसुलेटर काम करते हैं इनके हाइड्रोफोबिक नेचर के अकॉर्डिंग। इस तरह इनके सब टाइप्स है, कोलेस्ट्रॉल है, फास्फोलिपिड्स है, लिपोप्रोटीन्स हैं। तो ये सारे जो हैं वो अपने अपने तरीके से अपने अपने तरफ से जो है वो सेलुलर प्रोसेसेस में अपना हिस्सा अपना परफॉर्मेंस अदा करते हैं। अब अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें, अब यहाँ से जितना भी हम टॉपिक पढ़ेंगे वो इसी क्लासिफिकेशन को हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे। तो आप लोगों ने ये वाली जो क्लासिफिकेशन है इसको आप लोगों ने ज़रूर याद रखना है, फिंगर टिप्स पे आपको याद होनी चाहिए। जो लिपिड्स है उसको हम 4 कैटेगरीज में जो है वो डिवाइड करते हैं। इसमें हमारे पास आती है सिंपल, कॉम्प्लेक्स, डेराइव और मिसलेनियस लिपिड्स। अब सिंपल लिपिड हमारे पास जो हैं वो लिपिड्स होती हैं जो कि फैटी एसिड्स के ईस्टर्स होते हैं। फैटी एसिड्स हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड्स होती हैं विद लॉन्ग चेन्स। तो ये जो फैटी एसिड डिफरेंट अल्कोहल्स के साथ अटैच हो जाते हैं, जिनके एग्जांपल में हमारे पास ट्राइग्लाइसराइड, ग्लाइसराइड, ग्लाइसिरोल, ये सारी चीज़ें जो हैं वो इसमें आ जाती हैं। कॉम्प्लेक्स लिपिड्स क्या होती है कि ये वो फैटी एसिड्स होते हैं जो कि अल्कोहल के अलावा भी जो है डिफरेंट कंपोनेंट्स के साथ अटैच होती हैं, जिसमें फास्फोलिपिड्स, ग्लाइकोलिपिड्स, सल्फोलिपिड्स, लिपोप्रोटीन्स आते हैं। डेराइव लिपिड्स जो हैं ये जब हम लिपिड की हाइड्रोलाइसिस करते हैं उसका बाय प्रोडक्ट जो है वो हमारे पास डेराइव लिपिड्स है, जिसमें फैटी एसिड्स है और अल्कोहल है।
अब मिस्सेलेनियस इन सब से अलग है, क्योंकि ये वो लिपिड्स होते हैं जो कि हमारे ना सिंपल कैटेगरी में फिट होते हैं, ना कॉम्प्लेक्स में और ना डेराइव में। ये इनकी अपनी एक अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जिस वजह से हम इन तीनों हम इसको जो है इन तीनों कैटेगरीज में नहीं डाल सकते। इस वजह से हमने इसको एक अलग कैटेगरी का नाम दिया है, जिसमें हमारे पास जो है एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन आती है और टर्पीन्स आती हैं। अब लिपिड्स जो हैं इसकी क्लासिफिकेशन वो इसलिए ज़रूरी है ताकि हम इससे बॉडी फंक्शंस को जो है, जिस तरह हमने इसके बॉडी फंक्शंस पढ़े, एनर्जी का, मेटाबॉलिज्म का, सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर का, हार्मोन प्रोडक्शन का, तो वो इन सब क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग हम वो फंक्शंस जो है वो रेगुलेट करते हैं। अब अगर हम जिस तरह हमने कहा कि इसमें हमारे पास जो है फैटी एसिड्स जो होते हैं वो अल्कोहल के साथ जो है वो अटैच होते हैं, इनमें और कोई कंपाउंड जो है ये शामिल नहीं होता। ये लिपिड्स की एक हेट्रोजीनस क्लास है जो कि ये क्या होते हैं कि ये वाटर में जो है डिज़ोल्व नहीं होंगे, ये नॉन पोलर सॉल्वेंट जिस तरह क्लोरोफॉर्म हो गया, बेंजीन हो गया, तो ये इसमें जो है वो डिज़ोल्व हो सकेंगे। इसके ज़्यादातर एग्जाम्पल में हमारे पास जो है ट्राइग्लाइसराइड्स और वैक्सेस का जो है वो यूज़ किया जाता है। ट्राइग्लाइसराइड जो है वो बेसिकली ग्लाइसरॉल जब फैटी एसिड चेन्स के साथ जो है वो अटैच होता है तो उसको हम ट्राइग्लाइसराइड्स बोलते हैं। ग्लाइसराइड जिस तरह हमने पहले कहा कि इसमें क्या होगा कि इसमें कार्बोक्सिल ग्रुप जो है वो उनके लॉन्ग चेन्स जो हैं वो डिफरेंट कंपोनेंट्स के साथ यानी हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ जो है वो अटैच होंगे, ग्लाइसराइड बनाएंगे। तो इसमें जो हमारे पास जो फैटी एसिड्स होते हैं वो ग्लाइसरॉल के साथ जो है वो अटैच होंगे, तो उनको हम ट्राइग्लाइसराइड्स बोलते हैं। इसमें हमारे पास सिंपल ग्लाइसरॉल हमारे पास आता है, मोनोग्लाइसराइड, डाइग्लाइसराइड, ये सारी जिसमें हमारे पास आती है। अब ग्लाइसरॉल क्या है, जिसमें सिंपल ग्लिसरीन जो होता है वो इन्वॉल्व होता है। ये हमारे पास एक पॉली कंपाउंड है, पोलियोल कंपाउंड हम इसको कहते हैं, जिससे ये कलरलेस होता है, ऑर्डरलेस होता है, ये एक थिक सा लिक्विड होता है जिसका एक स्वीट टेस्ट होता है, ये नॉन टॉक्सिक होता है। इस ग्लाइसरॉल के स्ट्रक्चर में हमारे पास जो हमने कार्बोक्सिल ग्रुप के स्ट्रक्चर्स पढ़े, तो इनमें वो जो चेन्स हैं, कार्बोक्सिल के 3 चेन्स जो हैं वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ जो है वो हर एक एटम में अटैच होते हैं, यानी ग्लाइसरॉल स्ट्रक्चर में जिसमें सिंपल ग्लिसरीन इन्वॉल्व होगा। तो इसका मतलब यह होगा कि उसमें तीन कार्बन चेन्स, यानी जो हमारे पास हाइड्रोकार्बन्स की लॉन्ग चेन्स हैं वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ जो है वो अटैच होंगी, उनके हर एक कार्बन के साथ। इसमें हमारे पास जो है अब मोनोग्लाइसराइड आता है। मोनोग्लाइसराइड्स को हम मोनोसाइक्लोग्लिसरॉल्स भी हम कहते हैं, और उसको हम जो है मोनोग्लाइसराइड्स भी बोलते हैं। ये हमारे पास वो ग्लाइसराइड्स होता है जिसमें जो ग्लाइसरॉल की हमने बात की कि जिसमें सिंपल चेन्स जो हैं वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ अटैच होंगे। तो ये जो ग्लाइसरॉल मॉलिक्यूल होता है, ये एक फैटी एसिड चेन के साथ अगर अटैच हो जाए तो ये ग्लाइसराइड बन जाएगा, और इसकी जो हाइड्रोलाइसिस होगी, तो यानी कि जब हम ट्राइग्लाइसराइड जो है जब हम उसको हाइड्रोलाइज करेंगे तो उससे हमारे पास मोनोग्लाइसराइड बनता है, डाइग्लाइसराइड बनता है। तो ये किस तरह होगा, क्योंकि इसमें जब हम ट्राइग्लाइसराइड जिसमें 3 चेन्स इन्वॉल्व होती हैं, तो इसमें जो है अगर हम उसको हाइड्रोलाइज करें तो जब हम एक चेन जो है ग्लाइसरॉल के साथ अटैच हो जाए तो वो मोनोग्लाइसराइड है, और अगर वो 2 चेन जो है जिस तरह आपको नज़र भी आ रहा होगा, जब हमारे पास 2 चेन जो है वो ग्लाइसरॉल के साथ अटैच हो जाए तो वो डाइग्लाइसराइड होता है, और जब 3 चेन्स जो है वो ग्लाइसरॉल के साथ अटैच हो जाए तो वो हमारे पास ट्राइग्लाइसराइड बन जाता है। इन मोनोग्लाइसराइड और डाइग्लाइसराइड इन सब के अपने अपने फंक्शंस हैं, जिसमें हमारे पास जो मोनोग्लाइसराइड है वो फूड इंडस्ट्रीज़ में जो है वो फूड प्रोडक्ट्स में यूज़ होता है, कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में बहुत सी ड्रग्स में जो है एज अ सॉल्वेंट जो है वो यूज़ होता है। अगर हम डाइग्लाइसराइड की बात करें जिसमें 2 चेन्स जो है ग्लाइसरॉल के साथ अटैच होंगी, तो ये भी हमारे पास फूड इंडस्ट्रीज़ में जो है एज अ
इमल्सिफायर्स, एज अ स्टेबलाइजर जो है वो यूज़ होता है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में ये एज अ एक्सिपिएंट, यानी एक हमारे पास ड्रग की फॉर्मेशन में एक एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है और दूसरा उसका एक्सिपिएंट होता है। ये अगर आप लोगों ने ड्रग्स का चैप्टर नहीं पढ़ा तो फार्माकोलॉजी का चैप्टर मेरे चैनल पर मौजूद है, आप वहाँ उसको देख सकते हैं, इंट्रोडक्शन टू फार्माकोलॉजी चैप्टर में, तो आपको समझ आ जाएगी। तो एक्सिपिएंट वो होता है जो कि एक्टिव इंग्रेडिएंट के अलावा यूज़ किया जाए, तो ये वहाँ भी जो है वो ज़्यादातर यूज़ होते हैं। अगर हम ट्राइग्लाइसराइड्स की बात करें जिसमें 3 फैटी एसिड चेंज होती हैं, ग्लाइसरोल्स के साथ अटैच होती हैं, तो इनका भी एक अपना फंक्शन है जिसमें इसका प्राइमरी फंक्शन क्या है कि ये एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी जो है वो काम करता है। ये एडिपोज टिश्यूज़ में जो है स्टोर होता है और फैटी एसिड्स में कन्वर्ट हो सकता है। जो जब हमारे पास ग्लाइसरॉल की ज़रूरत हो, जब हमारे पास फैटी एसिड्स जो हैं उनकी ज़रूरत हो, तो ये जो ट्राइग्लाइसराइड्स होता है ये टूट जाता है, ब्रोकन डाउन हो जाता है और फैटी एसिड्स और ग्लाइसरॉल में जो होता है वो डिवाइड हो जाता है। इसके हमारे पास जो है डिफरेंट इम्प्लीकेशंस हैं, ये भी हमारे पास जो है हेल्थ लेवल पर जो है ये इफ़ेक्ट करता है, यानी डिफरेंट कोलेस्ट्रॉल लेवल पर, डिफरेंट हार्ट डिजीज़ेज़ हैं, हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं, तो ये जो है उनमें हमारे पास जो है ज़्यादातर यूज़ होता है। इसके अलावा जो है ये मेटाबॉलिज्म में भी जो है वो अपना एक अहम किरदार अदा करता है और हेल्दी डाइट को मेंटेन रखने में भी एक अहम किरदार अदा करता है। अगर हम अभी फैटी एसिड्स की बात करें तो जिस तरह हमने कहा कि 3 फैटी एसिड चेन्स हमने पढ़ी, तो ये वो कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं जो जिनमें हमारे पास लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन्स होते हैं। ये हमारे पास सैचुरेटेड होते हैं और अनसैचुरेटेड होते हैं, और जो हम बार-बार डाइग्लाइसराइड, ट्राइग्लाइसराइड्स पढ़ते हैं तो ये यही फैटी एसिड चेन होती हैं, ग्लाइसरॉल के साथ अटैच हो जाती हैं, यानी ग्लाइसरीन। जब ग्लाइसरीन और हाइड्रोकार्बन चेन्स मिल जाए, ग्लाइसरॉल बन जाए, वो ग्लाइसरॉल एक फैटी एसिड चेन के साथ इंटरेक्शन कर ले, बॉन्ड बना ले, तो वो मोनो हो गया। अगर 2 के साथ कर ले तो डाई, और अगर 3 के साथ कर ले तो ट्राई। अब हमारे पास इसके भी अपने अपने फंक्शंस है। ये एनर्जी प्रोडक्शन में, सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर्स में, से मॉलिक्यूल्स की सिग्नलिंग में भी जो है ये हमारे पास एक अहम किरदार अदा करता है। अब इसमें जो है हम डिफरेंट बॉन्ड्स के बारे में हम पढ़ते हैं, यानी इसकी ज्योमेट्री में। एक तो हमारे पास सिंपल चेन्स होगी जिसने ग्लाइसराइड और डाइग्लाइसराइड ये सारी चीज़ें इसने बना ली। अब इसमें इसकी जो ज्योमेट्री है उसमें हमारे पास कुछ आइसोमेरिज्म भी हो सकता है। आइसोमेरिज्म का मतलब ये होता है कि उनका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो सेम होता है, लेकिन इनकी जो अरेंजमेंट होती है उनमें कुछ न कुछ चेंज आ जाता है, जिसको फिर हम सिस बॉन्ड्स एंड ट्रांस बॉन्ड्स कहते हैं। जो हमारे पास जो सिस फैटी एसिड्स होते हैं, यानी उनके अंदर सिस बॉन्ड्स होता है, तो ये हमारे पास एक ऐसी अरेंजमेंट होती है जिसमें जो हाइड्रोजन एटम होता है वो हमारे पास डबल साइड पर, सेम साइड पर जो है उसने डबल बॉन्ड बनाया होता है। इसकी एग्जांपल है हमारे पास ऑलिक एसिड, आप लोग नोट कर लें इसको एमसीक्यूज के लिए। ऑलिक एसिड OLEICACID, ऑलिक एसिड, और लिनोलिक एसिड, ये हमारे पास जो है सिस फैटी एसिड्स के जो है वो एग्जांपल्स में आते हैं। इसकी इम्पोर्टेंस क्या है कि ये बहुत सारे डिफरेंट बॉडी फंक्शन में जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। मेटाबॉलिज्म हो गया, सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर हो गया, तो ये जो है सिस की एग्जांपल हो गई। अब हम ट्रांस फैटी एसिड्स, यानी इसमें डिफरेंट 2 बॉन्ड्स आती हैं इसकी ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म में। एक सिस डबल बॉन्ड्स आता है जो कि हाइड्रोजन डबल साइड पे, सेम साइड पे डबल बॉन्ड्स बना लेता है, और एक इसमें हमारे पास आता है ट्रांस फैटी एसिड्स। अच्छा, अब ये वो फैटी एसिड्स होंगी जिनको हम ट्रांस फैटी एसिड्स बोलेंगे, जिसमें जो हाइड्रोजन एटम होगा उसने ऑपोजिट साइड पे जो है वो डबल बॉन्ड बनाया होगा। सिस में उसने सेम साइड्स पे डबल बॉन्ड बनाया होता है, और ट्रांस में जो होता है, ट्रांस वर्ड से ही जाहिर है ऑपोजिट, यानी इसमें हाइड्रोजन एटम जो होगा वो उसने ऑपोजिट साइड पर जो है एक डबल बॉन्ड बनाया होगा। ये जो ट्रांस फैटी एसिड्स होता है ये बहुत थोड़ी अमाउंट में जो होता है वो फूड में शामिल होता है। इसके अलावा जो है ये फूड प्रोसेसिंग, हमारे पास ऑयल्स हो गई जिसमें पार्शियली हाइड्रोजनेटेड ऑयल्स आती हैं, वो सारी ट्रांस फैटी एसिड्स की जो है वो इन्वॉल्व होती हैं। अगर हम हेल्थ के अकॉर्डिंग, यानी इसको जब हम हेल्थ के साथ अगर रिलेट करें
तो जो अगर हाई अमाउंट पर ट्रांस फैटी एसिड जो है वो हमारे पास अगर लिया जाए या ट्रांस फैटी एसिड्स को हाई अमाउंट में यूज़ किया जाए तो वो डिफरेंट हार्ट डिजीज़ और हेल्थ प्रॉब्लम्स भी जो है वो काज कर सकता है। अब हम बात करते हैं हाइड्रोजिनेशन की, यानी कि ये हमारे पास एक ऐसा केमिकल प्रोसेस होता है जिसमें हम अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स में हाइड्रोजन की एडिशन करते हैं। अनसैचुरेटेड कंपाउंड जिस तरह हमारे पास अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हो गया, जब हम इसमें हाइड्रोजन की एडिशन करेंगे वो प्रोसेस हमारे पास हाइड्रोजिनेशन कहलाता है। इस प्रोसेस में हमारे पास जो अनसैचुरेटेड फैट्स होता है उसको हम सैचुरेटेड फैट्स में जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं और उसको हम सॉलिड कर सकते हैं और स्टेबल कर सकते हैं। ये इसकी प्रोसेसिंग किस तरीके से होती है, इसमें हमारे पास जो है अनसैचुरेटेड फैट्स जो होता है वो शामिल किया जाता है और उसको हाइड्रोजन गैस के साथ उसका रिएक्शन करवाते हैं किसी भी कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, चाहे वो निकेल है प्लैटिनम है। अब कैटलिस्ट क्या होती हैं कि वो उस रिएक्शंस को जो है वो तेज़ करती हैं। तो किसी भी कैटलिस्ट की मौजूदगी में अनसैचुरेटेड फैट में जो है वो हाइड्रोजन गैस शामिल किया जा सकता है। इसकी एप्लीकेशन क्या है, ये फूड इंडस्ट्री में जो है वो यूज़ किया जा सकता है ताकि उसको जो है जो हमारे पास अनसैचुरेटेड फैट्स है वो सैचुरेटेड फैट्स में कन्वर्ट हो जाए, यानी वो सॉलिड और स्टेबल हो जाएं। बहुत सी डिफरेंट केमिकल इंडस्ट्रीज़ हैं जो कि हाइड्रोजिनेशन के थ्रू जो है वो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स को सैचुरेटेड फैटी एसिड्स में जो है वो कन्वर्ट कर रही हैं। ये हमारे डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ के अकॉर्डिंग हाइड्रोजिनेशन प्रोसेस की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, लेकिन साथ-साथ जो है इसको जो है बहुत एहतियात से जो है वो इस्तेमाल करना है, क्योंकि इसमें से बहुत से बाय प्रोडक्ट भी बन जाते हैं जो कि हमारे अनडिज़ायर नहीं होते, यानी वो हमारे ज़रूरत के नहीं होते और वो इस प्रोसेस के नतीजे में जो है वो बन जाते हैं। तो इस वजह से इसको हमने बहुत एहतियात से जो है ये प्रोसेस करना होता है। अब हम बात करते हैं ऑटो ऑक्सीडेशन और रेंसिडिटी की। ऑटो ऑक्सीडेशन क्या है? ये एक ऐसा केमिकल रिएक्शन होता है जिसमें लिपिड्स जो हैं वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती हैं। अब हाइड्रोजिनेशन में जो है वो फैटी एसिड्स जो थे वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर रहे थे। अब ऑटो ऑक्सीडेशन क्या होती है कि इसमें जो लिपिड्स होते हैं वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं, जिसकी फॉर्मेशन में हमारे पास लिपिड पर ऑक्सीडेज बन जाता है और डिफरेंट ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट्स जो हैं वो हमारे पास बन जाते हैं। अगर हम रेंसिडिटी की बात करें तो रेंसिडिटी हमारे पास बेसिकली स्पॉइलेज ऑफ लिपिड्स को बोलते हैं, यानी कि जब ऑटो ऑक्सीडेशन की वजह से लिपिड्स जो है वो ख़राब हो जाए, स्पॉइल हो जाए, तो उनको हम रेंसिडिटी बोलते हैं, यानी जला हुआ। हम आम ज़बान में रेंसिडिटी का लफ्ज़ जब सुनते हैं तो हमारे जहन में जो है वो जला हुआ, ख़राब हुआ लफ्ज़ आता है। तो जब ऑटो ऑक्सीडेशन की वजह से अगर हमारे पास कोई लिपिड जो है वो ख़राब हो जाए, वो अनप्लेजेंट स्मेल करना शुरू कर दे, वो फ्लेवर उसका चेंज हो जाए, टेक्सचर उसका बुरा हो जाए, तो वो हमारे पास जो है वो रेंसिडिटी कहलाता है। इसके कॉजेज़ में क्या आता है कि ये जो है बेसिकली इसमें लिपिड्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है। तो जब ये ऑक्सीजन एयर यानी इसके साथ जब रिएक्ट करता है तो इस वजह से लिपिड पर ऑक्सीडेज की फॉर्मेशन हो जाती है। बास टाइम ये ख़राब हो जाए तो ये रेंसिडिटी काज कर देते हैं। अब दूसरा मतलब कि ये एक रिस्क है क्योंकि इसमें ऑक्सीजन का इस्तेमाल हो रहा है। दूसरा कॉज इसका जो है वो लाइट हो सकता है कि जो हमारे पास जो लाइट होती है वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन को जो है वो एज अ लाइट इसमें एक कैटालाइज एक्शन परफॉर्म करता है। इसके अलावा हीट जो होती है वो ऑक्सीडेशन रेट, ऑटो ऑक्सीडेशन रेट को ज़्यादा कर देती है। इसके अलावा डिफरेंट मेटल आयंस हैं, आयरन है, कॉपर है, वो भी ऑटो ऑक्सीडेशन रिएक्शन को जो है वो कैटालिस्ट कर दें। इसके नतीजे में क्या होता है कि वो जो लिपिड होता है, जो रेंसिड लिपिड्स हैं, उनका जो स्मेल होती है वो बहुत ज़्यादा बुरी हो जाती है, उनका फ्लेवर जो है वो ख़राब हो जाता है, उनमें जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो लॉस हो जाते हैं और उसके अंदर डिफरेंट टॉक्सिक कंपाउंड जो है वो बन जाते हैं। अगर हमने ये सारी चीज़ें यानी ऑटो ऑक्सीडेशन की वजह से रेंसिडिटी उसको प्रिवेंट करना है तो हमने उन जो हमारे पास लिपिड्स है हमने उसको टाइट कंटेनर में स्टोर करना चाहिए, रेफ्रिजरेटर में, या एंटीऑक्सीडेंट्स का जो है वो यूज़ करना चाहिए।
अब अगर हम फैट्स वर्सेस लिपिड्स की बात करें, तो जो फैट्स होते हैं वो हमारे पास उस टाइप के लिपिड होते हैं जिनमें ट्राइग्लाइसराइड्स जो है वो पाया जाता है। अब ज़ाहिर-सी बात है जिस लिपिड में ट्राइग्लाइसराइड्स जो हैं ये शामिल होंगे, यानी ये 3 कार्बन चेन्स जो हैं वो ग्लाइसिरोल के साथ अटैच है, ट्राइग्लाइसराइड उसने बना लिया। अब जब ट्राइग्लाइसराइड्स जो हैं ये लिपिड्स फैट्स इससे कंपोज़्ड होते हैं, यानी ये मिलकर फैट्स बनाते हैं, तो ये बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। ये हमारे पास डिफरेंट फॉर्म में पाई जाती है, जिसमें सैचुरेटेड भी आ सकते हैं, अनसैचुरेटेड फैट्स भी आ सकते हैं। अगर हम लिपिड्स की बात करें, तो लिपिड जो है ये ब्रॉडर टर्म होता है, यानी इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमने पहले पढ़ी है कि ये वाटर में इनसोल्यूबल होगा और नॉन पोलर सॉल्वेंट जिस तरह क्लोरोफॉर्म हो गया, बेंजीन हो गया, तो ये उसमें सॉल्युबल होगा। अब इसमें हमारे पास ये जो है फैट्स जो हैं वो लिपिड की एक सब टाइप हम उसको कह सकते हैं। लिपिड उसका एक ब्रॉडर टर्म है, जिसमें तमाम टाइप्स ऑफ, जिसमें ट्राइग्लाइसराइड्स हो गए, फॉस्फोलिपिड्स है, फैट्स है, ऑयल्स है, जितनी भी हमारे पास चीज़ें हैं वो लिपिड में आ जाती हैं। अब अगर हम फैट और ऑयल का मुकाबला करें, तो फैट्स जिस तरह हमने पढ़ा कि ये जो हैं हमारे पास तो वो टाइप ऑफ लिपिड होती है जिसमें ट्राइग्लाइसराइड्स इन्वॉल्व होते हैं। तो अब इसमें इसमें और ऑयल में जो है वो क्या फ़र्क होता है? अब फैट जो होते हैं वो रूम टेम्परेचर पर सॉलिड रहते हैं। अगर आप लोग घी की मिसाल लें, तो ये जो घी है जो वो रूम टेम्परेचर पे जो है वो सॉलिड होता है, लेकिन जैसे ही जो है वो अगर हम उसको थोड़ा-सा भी हीट दें या वो करें, तो वो ऑयल में कन्वर्ट हो जाता है। इसी तरह जो है ये छोटी-सी एग्ज़ाम्पल थी। जो सॉलिड होते हैं ये रूम टेम्परेचर पर जो है ये सॉलिड होते हैं, और ऑयल जो होते हैं वो, इसके अलावा जो फैट्स होते हैं वो हमारे पास सैचुरेटेड होते हैं, और जो ऑयल होते हैं वो हमारे पास अनसैचुरेटेड होते हैं। अब हम बात करते हैं फैट्स की। तो फैट्स हमारे पास, हमने बात की कि ये एक लिपिड की एक टाइप होती हैं जो कि सोर्स प्रोवाइड करती हैं। इनमें हमारे पास ट्राइग्लाइसराइड्स जो हैं ये शामिल होते हैं। इसके अलावा ये जो है रूम टेम्परेचर पर जो है ये सॉलिड होते हैं। अब इनके जो है हमारे पास डिफरेंट फंक्शंस हैं। ये एनर्जी स्टोरेज, इसके अलावा ये हार्मोन प्रोडक्शन में भी जो है वो किरदार अदा करते हैं। इनमें हमारे पास सैचुरेटेड फैट्स भी होते हैं, वो अनसैचुरेटेड फैट्स भी होते हैं। जो सैचुरेटेड फैट्स होते हैं उनके कार्बन के दरमियान जो है वो सिंगल बॉन्ड जो है वो पाया जाता है। ये जो फैटी एसिड चेन होती हैं उनके कार्बन के दरमियान जब सिंगल बॉन्ड्स हो जाए, तो ये जो है सॉलिड हो रहेंगे रूम टेम्परेचर पर, और ये हमारे पास जो है सैचुरेट हो सकेंगे। ये हमारे पास डिफरेंट एनिमल प्रोडक्ट्स में पाए जाते हैं, जिस तरह उनके गोश्त में, उनके दूध में, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये सैचुरेटेड फैट्स हैं। अब अनसैचुरेटेड फैट्स में जो होते हैं इनमें हमारे पास एक या डबल बॉन्ड जो हैं वो फैटी एसिड के चेन में एक या डबल बॉन्ड जो है ये शामिल हो जाते हैं, और ये हमारे पास रूम टेम्परेचर पे जो है वो लिक्विड होते हैं। अब अगर हम ऑयल की बात करें, तो ऑयल भी हमारे पास एक टाइप ऑफ लिपिड है जो कि रूम टेम्परेचर पर जो है वो लिक्विड ही रहता है, यानी ऑयल जो है वो लिक्विड रहता है। आप लोगों ने कुकिंग, घरों में कुकिंग ऑयल देखा होगा, या डिफरेंट ऑयल जो बालों में लगाया जाता है, तो ये सारे ऑयल आप लोगों के नज़रों से गुजरे होंगे। तो ये रूम टेम्परेचर पर भी जो है ये ऑयल रहते हैं, क्योंकि इनमें हमारे पास अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स जो हैं वो हमारे पास शामिल होते हैं। ये ट्राइग्लाइसराइड्स पे ही कंपोस्ट करते हैं, तो इनमें हमारे पास जो है वो ये रूम टेम्परेचर पर भी जो है वो ऑयल रहेंगे, इनके अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स की वजह से। एक तो ये इनका एक कैरेक्टरिस्टिक्स में कि ये बात शामिल हो गई कि ये लिक्विड रहेंगे, दूसरा ये हमारे पास हाई कैलोरीज़ में होते हैं। इस वजह से जो है जो हमारे पास कहते हैं कि घी से ज़्यादा जो है कुकिंग के लिए जो है वो घी से ज़्यादा ऑयल ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है, क्योंकि ये रिच इन कैलोरीज़ हमारे पास होती है। इसमें डिफरेंट एग्जांपल्स हैं हमारे पास ऑयल की, जिसमें और वेजिटेबल ऑयल्स आ जाता है। जिस तरह मैंने बात की कि कुकिंग ऑयल जो है वो यूज़ होना चाहिए
किचन वगैरह में खाने बनाने के लिए, क्योंकि वो जो होता है रिच इन न्यूट्रिएंट्स होता है। दूसरी टाइप ऑयल की एनिमल ऑयल्स होते हैं, जिस तरह फिश ऑयल, कॉड लिवर ऑयल, ये सारी चीज़ें, ये वो ऑयल होती है जो एनिमल सोर्सेज से जो होती है वो डिराइव होती हैं, जो कि कुकिंग में, फूड प्रिपरेशन, ये जो हमने 2 टाइप्स पढ़ी हैं, तो ये कुकिंग में, फूड प्रिपरेशन में, इंडस्ट्रियल लेवल पर जो होती हैं वो यूज़ होती हैं। अब हमने जो सिस वर्सेस ट्रांस की बात की, अब सिस में हमने कहा कि इसमें जो हाइड्रोजन होगा जो है वो सेम साइड पर डबल बॉन्ड बना लेगा, और ट्रांस में क्या होगा कि वो ऑपोजिट साइड पर जो है वो डबल बॉन्ड्स बना लेगा। तो अब इसकी डिटेल पढ़ते हैं कि ये वही बात जो हमने पहले की, हाइड्रोजन ने जो है वो सेम साइड पर उसने डबल बॉन्ड बना लिया, जिसकी एग्जांपल हमारे पास है ऑलिव ऑयल, ओलिक एसिड हो गया। ओलिक एसिड ये हमारे पास एक मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होता है, जिसमें सिंस कॉन्फ़िगरेशन होती है। ट्रांस फैटी एसिड्स में जिसमें हाइड्रोजन ने डबल ऑपोजिट साइड पर जो है वो उसने डबल बॉन्ड बना लिया। इसकी एग्जांपल में हमारे पास जो मोस्टली जो वो लिपिड्स या वो फैटी एसिड जो हाइड्रोजनेशन प्रोसेसेस से जो है वो गुजरे होते हैं, वो ट्रांस फैटी एसिड्स होते हैं। जो सिस फैट्स हैं वो हमारे पास किंग शेप होती है, इनमें इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो लो होता है, ये लिक्विड होती हैं रूम टेम्परेचर पर। अब एज कम्पेयर टू ट्रांस फैट ये स्ट्रेटर होती हैं, मेल्टिंग पॉइंट इनका हाई होता है, और ये सॉलिड होती हैं रूम टेम्परेचर पर। अब ये वही सेस फैट्स और उनके एग्जांपल्स है, जिसमें कैनोला, ऑलिव ऑयल, एवोकाडो। ट्रांस फैट्स में हमारे पास मार्गरीन आ गए, डेयरी प्रोडक्ट्स आ गए, तो ये सारी चीज़ें। और अगर हम हाइड्रोजनेशन यानी इसके एग्जांपल में हमारे पास है कि अब ये वो फैटी एसिड्स हैं जिनमें हाइड्रोजन को अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में जो है वो ऐड किया गया है उसकी लाइफ और स्टेबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए, तो जिसमें हाइड्रोजिनेशन जो होती है वो इन्वॉल्व हो जाती है। अब हम पढ़ते हैं वैक्सेस के बारे में। वैक्सेस जो हैं ये हमारे पास फैटी एसिड्स वो फैटी एसिड्स होती हैं जिनका हाई मोलिक्यूलर वेट होता है, यानी ये लिक्विड के एक ऐसे टाइप में आती हैं जिनमें हमारे पास लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स जो हैं वो मौजूद होते हैं। ये हमारे सॉलिड होती हैं रूम टेम्परेचर पर, और इनका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। तो इसमें हमारे पास बीस वैक्स आ गए, कॉर्नोबा वैक्स, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो इसमें शामिल हैं। इनकी एग्जांपल में हमारे पास जो है इसके कार्नोबा 20 वैक्स के अलावा भी जो है पैराफिन वैक्स, ये हमारे पास जितनी भी वैक्सेस होती हैं ये सारी इस वैक्सेस के टाइप में शामिल होती हैं। इनकी जो यूजेस है वो कॉस्मेटिक्स में हैं, हमारे पास बहुत से केयर के प्रोडक्ट्स हो गए, मेकअप क्रीम्स वगैरह, उनमें जो है ये वैक्स यूज़ की जाती है। इसके अलावा फूड की कोटिंग के लिए जो है ये वैक्स जो है वो इंडस्ट्रियल लेवल पर यूज़ किया जाता है। दूसरा जो आप लोग अपने घर में देखा होगा, जो शम्मा आप लोग लगाते हैं, तो वो जो शम्मे होते हैं वो भी बेसिकली इन्हीं वैक्सेस से जो है वो मिलकर बने होते हैं। अब ये हमारे पास इंडस्ट्रियल अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, स्पेशली कॉस्मेटिक्स इंडस्ट्रीज़ हो गई, फूड इंडस्ट्रीज़, ये जो है उनके थ्रू जो है ये बहुत ज़्यादा इनकी इम्पोर्टेंस है। इनकी यूनिक प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि हमारे पास बहुत यूज़फुल साबित होती है, जैसे कि इनकी स्टेबिलिटी। अब इनकी स्टेबिलिटी की वजह से और इनके टेक्सचर की वजह से इनको हम बहुत ज़्यादा जो है वो यूज़ करते हैं। अब यहाँ तक हमारे पास जो है सिंपल लिपिड्स ख़त्म हो गए। अब हम पढ़ते हैं कॉम्प्लेक्स लिपिड्स, यानी कि ये वो लिपिड्स की क्लास हैं जिसमें हमारे पास जो सिंपल लिपिड्स में जो है वो सिंपल ग्लाइसिरोल के साथ वो अटैच्ड है, यानी कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स के साथ वो अटैच्ड है। अब इसमें क्या होगा कि इसमें फैटी एसिड्स, ग्लाइसिरोल्स और दूसरे मॉलिक्यूल्स भी जो है वो शामिल हो जाएंगे। वो मॉलिक्यूल फॉस्फेट ग्रुप हो सकता है, शुगर हो सकता है, वो प्रोटीन हो सकता है। तो वो जब हमारे पास जो है किसी भी लिपिड्स में शामिल हो जाए तो वो कॉम्प्लेक्स लिपिड्स बना लेता है। इसकी जो पहली एग्जांपल है वो है फास्फोलिपिड, यानी ये कॉम्प्लेक्स लिपिड की एक ऐसी टाइप है जिसमें
ग्लाइसिरोल फैटी एसिड्स के साथ जो है वो फास्फेट ग्रुप जो है ये शामिल हो जाएगा। तो अब इसकी जो बेस्ट एग्जांपल है वो है सेल मेम्ब्रेन। जो हमारे पास सेल मेम्ब्रेन होती है वो फास्फोलिपिड से बनी होती है, यानी वो लिपिड बाइलेयर होते हैं जो कि हमारे पास सेलुलर फंक्शंस जो हैं वो परफॉर्म करते हैं। इनमें जो हमारे पास जो है ग्लाइसिरोफॉस्फोलिपिड्स, यानी इसको हम मज़ीद इसके अल्कोहल नेचर की वजह से जो है वो हम इसको 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, जिसमें पहला है ग्लाइसिरोफॉस्फोलिपिड्स और एक होता है स्फिंगोफॉस्फोलिपिड्स। इन दोनों की डिटेल जो है वो हम आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम अपने कॉम्प्लेक्स लिपिड्स जो कि हमने फास्फोलिपिड्स पढ़ा है उसकी इम्पोर्टेंस के बारे में जो है वो बात करते हैं। ये हमारे पास सेल सिग्नलिंग के लिए, न्यूट्रिएंट्स के ट्रांसपोर्ट के लिए, सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को मेंटेन रखने के लिए, मेटाबॉलिज्म, ये इसमें जो है वो सबसे ज़्यादा अहम किरदार अदा करता है फास्फोलिपिड। अब इसमें हमारे पास जो है जो सबसे पहले आता है जिसकी एग्जांपल में हमारे पास फास्फोटाइडिल कोलिन है, फास्फोटाइडाइल इथानोलामाइन है, ये हमारे पास डिफरेंट इसके जो है वो एग्जांपल्स हैं। अब ग्लाइसिरोफॉस्फोलिपिड ये होता क्या है, इनको हम फास्फोग्लाइसराइड्स भी जो है वो कहते हैं। तो ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स लिपिड्स की एक ऐसी क्लास में शामिल होते हैं जो कि सेल मेम्ब्रेन के अकॉर्डिंग इसकी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर हम इसकी कंपोजिशन की बात करें तो इसमें फास्फोलिपिड्स, फैटी एसिड, ग्लाइसरोल, फास्फोरिक एसिड और नाइट्रोजनस बेसिस जो हैं ये शामिल होते हैं। ये एक तो सेल मेम्ब्रेन में फंक्शन परफॉर्म करेंगे, दूसरा सिग्नल फॉर्मेशन जो है डिफरेंट जो मेम्ब्रेन्स होती हैं इससे सिग्नलिंग का जो है ये किरदार अदा करते हैं। इसको हम फर्दर डिवाइड करते हैं फास्फोटाइडिक एसिड, यानी इसमें हमारे पास डिफरेंस ये है कि इसमें जो एक फैटी एसिड होता है वो रिप्लेस्ड हो जाता है फास्फोरिक एसिड में। ये हमारे पास तमाम जो जितने भी हम ग्लाइसिरोफॉस्फोलिपिड्स पढ़ते हैं तो उनमें हमारे पास जो है ये एक थोड़ी सी क्वांटिटी में जो है ये जो है वो शामिल होता है, यानी ये जो है बहुत छोटी क्वांटिटी होती है, थोड़ी क्वांटिटी होती है, लेकिन इसका जो इफ़ेक्ट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। इसमें जो है ये पॉइंट बताया गया है कि ये हमारे पास एक पेरेंट कंपाउंड है। इसका मतलब ये होता है कि जितनी भी हमारे पास ये जो ग्लाइसिरोफॉस्फोलिपिड्स हम पढ़ रहे हैं तो ये हमारे पास इन्हीं कंपाउंड से जो होते हैं वो ओरिजिनेट होते हैं, क्योंकि इसमें बेसिकली ये फंक्शन इन्वॉल्व है कि इसमें एक फैटी एसिड जो है वो यानी सिर्फ एक ही फैटी एसिड होता है वो रिप्लेस्ड हो जाता है फास्फोरिक एसिड में। अगर आप लोग डायग्रामेटिकली अकॉर्डिंग इसको देखें तो इसमें जो हमारे पास ग्लाइसिरोफॉस्फोलिपिड का जो स्ट्रक्चर है उसमें हमारे पास जो है एक जो फैटी एसिड होगा वो हमारे पास जो फास्फोरिक एसिड है उसके साथ जो है वो रिप्लेस्ड हो जाएगा। यानी कि अगर आप लोग इस डायग्राम में देखें तो इसमें हमारे पास जो है यहाँ पर ये फास्फोरिक एसिड के साथ जो है वो ये रिप्लेस्ड हो गया है। अब हम पढ़ते हैं लेसिथिन या फास्फोटाइडाइल कोलिन के बारे में। इसको जो है हम आम ज़बान में लेसिथिन भी बोलते हैं, लेकिन फिर इसके अलावा इसको हम फास्फोटाइडाइल कोलिन भी हम इसको बोलते हैं। ये हमारे पास उसी ग्लाइसिरोफॉस्फोलिपिड जो हमने इससे पहले पढ़ा है, ये उसी की जो है एक सब टाइप होती है जो कि बहुत से बायोलॉजिकल प्रोसेसेस में जो है वो शामिल होती है। अब इसके स्ट्रक्चर में जो हमारे पास ग्लाइसिरोल है वो एज अ बैकबोन काम करता है, यानी वो 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स के साथ जो है वो अटैच होता है। इसके अंदर जो है 2 फैटी एसिड चेन्स होती हैं जिनमें हमारे पास जो है दो ऑपोजिट साइड पे यानी 2 बॉन्ड्स में हमारे पास मौजूद होते हैं जो कि ग्लाइसिरोल बैकबोन के साथ जो है वो अटैच होते हैं। इसके अलावा जो है हमारे पास लेसिथिन जो है वो लेसिथिन में हमारे पास फास्फेट ग्रुप जो है वो अटैच होता है। जो ग्लाइसिरोल होता है वो हमारे पास बैकबोन होता है, उसके साथ 2 फैटी एसिड शामिल हो जाते हैं, फिर हमारे पास एक फास्फेट ग्रुप शामिल हो जाता है। इसके अलावा इसमें एक कोलिन जो है वो शामिल हो जाता है इसके 4th साइड पे। तो ये 4 साइड्स मिलकर बीच में ग्लाइसिरोल मिलकर जो है ये लेसिथिन बनाते हैं। इसका जो फंक्शन है वो सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, सिग्नलिंग है, दूसरा लिपिड की मेटाबॉलिज्म है, और इसको हम डिफरेंट सोर्सेज से जो है वो एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, जिसमें सोयाबीन्स आते हैं,
सोयाबीन्स हमारे पास कहते हैं कि ये एक रिच सोर्स जो है वो जो लेसिटिन है उसके लिए एक रिच सोर्स है। इसके अलावा जो एग यॉक होता है वो भी हमारे पास एक सोर्स है। सनफ्लावर के सीड से हम इसको लेते हैं। इसकी एप्लीकेशन में ये फूड इंडस्ट्री में शामिल होगा, फार्मेसी यानी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में जो है ये शामिल होगा, एज एक्सीपिएंट शामिल होगा, एज ए कैरियर शामिल होगा, और दूसरा एज अ कॉस्मेटिक्स जो है कॉस्मेटिक्स इंडस्ट्रीज में भी जो है ये इन्वॉल्व होता है। अब हम पढ़ते हैं सिफेलिन। सिफेलिन को भी हम जो है फास्फोटाइडाइल सीरीन या फास्फोटाइडाइल इथेनोलमाइन भी जो है वो हम कहते हैं। ये भी हमारे पास एक फास्फोलिपिड की जो है वो एक टाइप है जो कि सेल मेम्ब्रेन में पाई जाती है। स्पेशली ये हमारे पास ब्रेन और नर्वस सिस्टम में जो है ब्रेन टिश्यूज में ये हमारे पास इन्वॉल्व है। ये एक कॉम्प्लेक्स लिपिड होता है जो कि वेरियस बायोलॉजिकल परफॉर्मेंस अदा करता है, जिसमें सबसे पहले हमारे पास आता है फास्फोलिपिड स्ट्रक्चर, यानी कि इसमें ग्लाइसरॉल एज अ बैकबोन है, फैटी एसिड्स शामिल हैं, फॉस्फेट शामिल है। तो ये लिपिड मेम्ब्रेन को स्ट्रक्चराइज करने में वो जो है वो मदद करेगा। इसका जो हेड ग्रुप होता है सिफेलिन वो चेंज हो सकता है इथानोल अमाइन के साथ या सीरीन के साथ। इस वजह से इसको फिर हम 3 नाम देते हैं। जो हमने फास्फोटाइडाइल सीरीन पढ़ा या फास्फोटाइडाइल इथानोल अमाइन पढ़ा, तो इसका जो हेड ग्रुप होता है वो चेंज होता रहता है। अगर वो सिफेलिन है तो ठीक है, लेकिन अगर वो सीरीन है तो उसको हम ये सीरीन नाम देंगे, और अगर वो इथेनॉल अमाइन है तो उसको हम इथेनॉल अमाइन का नाम देंगे। इसमें भी हमारे पास डिफरेंट फंक्शंस हैं। सेल मेम्ब्रेन के ऊपर मौजूद है तो सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चराइज करेगा, सेल सिग्नलिंग का काम करेगा। अब ये चूंकि इसका एक यूनिक फंक्शन है कि ये नर्वस टिश्यूज में पाया जाता है, तो ये हमारे पास ब्रेन और नर्वस सिस्टम में इन्वॉल्व होता है, जहाँ पर वो मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर और फंक्शन को जो है वो रेगुलेट करता है। इसकी हमारे पास सेल मेम्ब्रेन में जो है एक अहम किरदार है, क्योंकि ये बेसिकली ब्रेन और नर्वस सिस्टम में पाया जाता है। इस वजह से ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है ये हमारे पास बेसिकली सिफेलिन का स्ट्रक्चर है, जिसका हेड ग्रुप जो है वो सीरीन नाम दिया है। तो अब हम इसको जो है फास्फोटाइडाइल सीरीन का नाम देंगे, क्योंकि इसमें जो है सीरीन एज अ हेड ग्रुप जो है वो शामिल हुआ है। अब हम बात करते हैं प्लाज्मोलोजिन की। अब प्लाज्मोलोजिन क्या है, ये भी हमारे पास ये जो पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने पहले जो है सिफेलिन पढ़ा या लेसिटिनिन पढ़ा, ये बेसिकली हमारे पास उसी फास्फोटाइडाइलिन जो है जो हमने पढ़ा है स्टार्ट में, ये उसी के डिफरेंट एग्जांपल्स है। जो ग्लाइसिरोफॉस्फोलिपिड्स हमने पढ़ा तो ये हमारे पास उसी की टाइप्स है, जिसमें हमने सबसे पहले लेसिटिनिन पढ़ा, फिर सिफेलिन पढ़ा, और अब हम इसमें जो है वो प्लाज्मोलोजिन पढ़ेंगे। तो ये ग्लाइसिरोफॉस्फोलिपिड का एक ऐसा टाइप है जिसमें हमारे पास विनाइल ईथर ग्रुप जो है ये शामिल हो जाता है। ग्लाइसिरोल इसमें भी बैकबोन है, लेकिन इसका जो फर्क है वो हमारे पास जो है वो विनाइल ईथर का लिंकेज है, यानी इसमें ये जो है ये अटैच हो जाता है। इसकी जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके से बनती है कि इसमें ग्लाइसिरोल बैकबोन यूज हुआ होता है, विनाइल ईथर जो है वो ग्लाइसिरोल के साथ अटैच हो जाता है पहली पोजीशन पे, फिर दूसरी पे हमारे पास फैटी एसिड शामिल हो जाते हैं, और हमारे पास तीसरी पोजीशन पे फिर फास्फेट ग्रुप्स जो हैं ये शामिल हो जाते हैं। इसमें हमारे पास जो ये स्केलेटल मसल्स, हार्ट, ब्रेन, लिवर, प्लेटिलेट, ये इसमें जो है वो पाया जाता है। प्लेटिलेट के फंक्शंस पर जो है ये इसका एक अहम किरदार है, क्योंकि ये प्लेटिलेट की जो है एग्रीशन करता है। इसके अलावा जो है ये सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर्स को जो है स्ट्रक्चराइज करता है, यानी उसमें जो मेम्ब्रेन है उसकी फ्लूइडिटी और उसका जो फंक्शन है उसको रेगुलेट करता है। इसके अलावा इसके अंदर कुछ एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज भी होती हैं, जो कि हमारे पास सेल्स को जो है वो ऑक्सीडेटिव जो डैमेज हो जाता है उससे उसको प्रोटेक्ट करती हैं। और जो नेक्स्ट फंक्शन है वो है सेल सिग्नलिंग का, यानी ये जो है सेल सिग्नल में हमारे पास एक अहम किरदार अदा करता है। अब हम पढ़ते हैं स्फिंगोफॉस्फोलिपिड्स। यहाँ तक हमारे पास ग्लाइसिरोफॉस्फोलिपिड्स जो है ये ख़त्म हो गया। अब हम स्फिंगोफॉस्फोलिपिड्स को पढ़ेंगे। ये हमारे पास जो है फास्फोलिपिड्स की जो है वो सेकेंड टाइप है, जिसको हम स्फिंगोमाइलीज भी कहते हैं। ये एक ऐसा टाइप ऑफ स्फिंगोलिपिड होता है जिसमें फास्फेट ग्रुप जो है
वो शामिल होता है। इसके जो कंपोनेंट्स हैं वो सेल मेम्ब्रेन के लिए जो है वो इम्पोर्टेंट है। दूसरा भी बायोलॉजिकल प्रोसेसेस में अपने किरदार अदा करते हैं। अब जहाँ में जो हमने इससे पहले जो है वो पढ़ा है, उसमें ग्लाइसिरोल जो है वो एज अ बैकबोन था। अब उसमें और इसमें जो है फ़र्क ये है कि इसमें हमारे पास जो है जो स्फिंगोमाइलिन्स हैं, यानी जो स्फिंगोसिन है वो इसका जो है वो बैकबोन है। अब स्फिंगोसिन हमारे पास एक अमाइनो अल्कोहल है जो कि स्फिंगोमाइलिन में जो है एज अ बैकबोन जो है वो काम करेगा। इसके अंदर हमारे पास स्फिंगोसिन के साथ साथ फैटी एसिड, फास्फेट ग्रुप शामिल होगा और एक इसका जो हेड होगा वो कोलिन जो है, कोलिन इसका हेड ग्रुप बनाएगा। इसके डिफरेंट फंक्शंस हैं सेल मेम्ब्रेन में, सेल सिग्नलिंग में। दूसरा इसका जो एक यूनिक फंक्शन है वो है लिपिड राफ्ट फॉर्मेशन, यानी हमारे पास जब लिपिड राफ्ट बनता है जो बेसिकली वो स्पेशलाइज्ड डोमेन हैं सेल मेम्ब्रेन्स के अंदर जो है ये पाए जाते हैं। तो उनकी फॉर्मेशन में हमारे पास जो स्फिंगोमाइलिन्स हैं वो एक अहम किरदार अदा करते हैं। इनका जो है इनकी इम्पोर्टेंस इस वजह से है, एक तो इस लिपिड राफ्ट फॉर्मेशन की वजह से, और एक जो है ये सेल मेम्ब्रेन में भी जो है वो अहम किरदार अदा करते हैं, जिसमें माइलिन स्ट्रक्चर्स हो गया, माइलिन शीट्स बनाते हैं, सेल सिग्नलिंग के जितने भी पाथवेज हैं उनको जो है उनकी प्रोडक्शन करते हैं, उन पर असरअंदाज होते हैं। दूसरा जो है ये लिपिड को मेटाबोलाइज करते हैं, यानी लिपिड के मेटाबॉलिज्म में जो है ये शामिल होते हैं। अब हम इसकी तीसरी जो है वो टाइप पढ़ते हैं, जो कि हमारे पास जो है जो यहाँ तक हमारे पास फास्फोलिपिड जो है उसके दो टाइप्स थी, जिसमें हमारे पास जो है एक ग्लाइसिरोफास्फोलिपिड्स था और दूसरा जो हमने फास्फोलिपिड्स पढ़ा है। तो यहाँ तक जो है ये एंड करता है, यानी स्फिंगोफास्फोलिपिड्स तक। अब हम जो है अपने कॉम्प्लेक्स लिपिड के जो है वो थर्ड टाइप पढ़ते हैं, जिसमें हमारे पास जो है वो जिसको ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड्स भी जो है वो कहा जाता है। ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स लिपिड्स की एक ऐसी टाइप होती है जिसमें हमारे पास कार्बोहाइड्रेट यानी शुगर या शुगर के डेरिवेटिव्स जो हैं वो लिपिड मॉलिक्यूल्स के साथ जो है वो अटैच हो जाते हैं। जो ग्लाइकोलिपिड्स होते हैं उनमें हमारे पास लिपिड कंपोनेंट होता है जो कि या ग्लाइसिरोल बेस्ड भी हो सकता है और स्फिंगोसिन बेस्ड भी हो सकता है। जिस तरह हमने इससे पहले जो टाइप थी ग्लाइसिरोफास्फोलिपिड, उसके हमने दो टाइप्स पढ़ी थी, एक में ग्लाइसिरोल बैकबोन था, दूसरे में स्फिंगोसिन बैकबोन था। तो ये जो ग्लाइकोलिपिड्स होगा इसमें हमारे पास जो शुगर जो है वो अटैच होगा, वो लिपिड का कोई सा भी कॉम्पोनेंट हो सकता है, चाहे वो ग्लाइसिरोल उसका हेड ग्रुप है यानी बैकबोन है, चाहे वो स्फिंगोसिन है। लेकिन इसमें हमारे पास जो है शुगर सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है, क्योंकि उसी शुगर की वजह से फिर हम इसको ग्लाइकोलिपिड्स बोलते हैं। इसका जो मेन फंक्शन है, जो फर्स्ट फंक्शन है, वो है सेल की रिकॉग्निशन करना, सेल का आपस में जो इंटरेक्शन होता है, सेल्स का दूसरे इन्वायरमेंट के साथ जो इंटरेक्शन आता है, ये सेल रिकॉग्निशन में अपना किरदार अदा करते हैं। सेल की सिग्नलिंग में जो है वो अपना किरदार अदा करते हैं। इम्यून सिस्टम में, यानी ये जो है इम्यून रिस्पॉन्सेज में जो है वो किरदार अदा करते हैं, जिसमें ये जो है रिकॉग्निशन का और पैथोजेंस के खिलाफ जो रिस्पॉन्स होता है उसमें ये जो ग्लाइकोलिपिड्स होते हैं ये इन्वॉल्व होते हैं। ये हमारे पास ग्लाइकोलिपिड और सेरेब्रोसाइड, ये एक ग्लाइकोलिपिड की ही एक एग्जांपल है जिसको केमिकली मॉलिक्यूलर के फार्मूले के तौर पर आपको जो है वो बताया गया है। अब हम कॉम्प्लेक्स लिपिड की जो है वो थर्ड टाइप पढ़ते हैं, जो कि हमारे पास है लिपोप्रोटीन्स। अब लिपोप्रोटीन्स क्या होंगी कि जब हमारे पास लिपिड्स में जब प्रोटीन्स जो है वो शामिल हो जाए, अटैच हो जाए, तो वो लिपोप्रोटीन्स बनाएंगे। अब इनका जो मेन फंक्शन है, जो एक अहम किरदार है इनका, वो है लिपिड्स को ट्रांसपोर्ट करना पूरे ब्लड स्ट्रीम में और लिम्फेटिक सिस्टम में। तो इन दोनों सिस्टम में जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ लिपिड्स होती हैं वो बेसिकली लिपोप्रोटीन्स की वजह से हमारे पास होती है। इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो इस तरीके से बना होता है कि इसमें एक लिपिड कंपोनेंट शामिल होता है, जिसमें ट्राइग्लाइसराइड्स जो हैं वो हो सकते हैं, कोलेस्ट्रॉल हो सकता है, फास्फोलिपिड। दूसरा इसके साथ जो है प्रोटीन्स जो हैं, दूसरा कंपोनेंट इसका प्रोटीन्स है, जिसको हम एपिलोप्रोटीन्स भी कह सकते हैं।
लिपोप्रोटीन्स ये वो प्रोटीन्स होती हैं जो बेसिकली उस लिपिड को के साथ अटैच होकर उसको स्टेबलाइज करती हैं और उसके जो इंटरेक्शन फंक्शन है, यानी वो जो सेल के अंदर रिकॉग्निशन कर रहा है और सेल सिग्नलिंग कर रहा है, तो ये उसको फैसिलिटेट करती हैं। जो वो ट्रांसपोर्टेशन करता है, मेटाबॉलिज्म करता है, उसमें जो है वो अपना किरदार अदा करती हैं। अब हमने इसी लिपोप्रोटीन्स को जो है वो मज़ीद क्लासिफाइड किया है, जिसमें जो सबसे पहले हमारे पास आता है वो है काइलोमाइक्रोन्स। दूसरा हमारे पास आता है VLDL यानी वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स, फिर LDL लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स और फिर HDL यानी हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स। इनको फिर हमने क्लासिफाइड किया है। लिपोप्रोटीन्स की क्लासिफिकेशन में सबसे पहले हमारे पास आता है काइलोमाइक्रोन। ये हमारे पास जो है एक ऐसा लिपोप्रोटीन है जो इन सब से बड़ा है, लार्ज लिपोप्रोटीन है जो कि ट्रांसपोर्ट करता है लिपिड्स को इंटेस्टाइन से दूसरे पार्ट्स तक, यानी कि जो हमारे पास इंटेस्टाइन के अंदर जितने लिपिड्स मौजूद होते हैं तो ये वहाँ से उनकी ट्रांसपोर्टेशन करता है दूसरे बॉडी पार्ट्स तक लेकर जाने में। इसकी जो सेकंड एग्जांपल है वो हमारे पास है VLDL यानी वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स। ये वो लिपोप्रोटीन्स होती हैं जो कि जो हमारे पास इंडोजीनस ट्राइग्लाइसराइड्स होते हैं उनको लिवर से यानी जिगर से पूरे बॉडी पार्ट्स तक जो है वो उसको ट्रांसफ़र करता है। इसकी जो थर्ड टाइप है, थर्ड क्लासिफिकेशन है लिपोप्रोटीन्स की, तो वो हमारे पास आती हैं लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, यानी ये वो लिपोप्रोटीन्स होते हैं जो कोलेस्ट्रॉल को ट्रांसपोर्ट करते हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में। एक हमारे पास इसमें हाई डेंसिटी प्रोटीन्स होते हैं जो कि हमारे पास बहुत ज़्यादा तादाद में, एक लो डेंसिटी है यानी इसमें कोलेस्ट्रॉल की अमाउंट जो है वो थोड़ी होगी जो डिफरेंट पार्ट्स तक लेकर जाएगी। हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स जो हैं इनमें हमारे पास कोलेस्ट्रॉल की जो ट्रांसपोर्टेशन पावर होगी वो ज़्यादा होगी, क्योंकि उसमें कोलेस्ट्रॉल एक्सेस अमाउंट में लिया जाएगा टिश्यूज से और उसको जो है लिवर तक पहुंचाया जाएगा ताकि वहाँ से वो एक्सक्रीट हो सके। तो ये हमारे पास डिफरेंट क्लासिफिकेशंस है। अगर हम इसकी डेंसिटी की बात करें तो इसमें हमारे पास जो है जो डेंसिटी है वो HDL की यानी हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स की 1.063 से लेके 1.21 तक है, यानी जितने भी हमारे पास रेंजेस लिखी हुए हैं, फिर डायमीटर्स हैं, फिर उनकी प्रोटीन्स हैं, फिर फास्फोलिपिड्स हैं, ट्राई ग्लाइसरॉल है, उनका जो है उनकी परसेंटेज है उनकी वेट के अकॉर्डिंग। तो ये जो चार्ट आपको गिवन है इससे स्क्रीनशॉट ले लें या इसको याद कर लें इसी तरह, तो ये आपको याद हो जाएगी। तो ये इसमें जो है हमारे पास वो डायमीटर और फिर उनके सोर्सेज जो हैं वो लिखे गए हैं, जो मैंने आपको पढ़ाया है कि ये किस जगह से किस जगह पर ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। तो ये बेसिकली वो चार्ट है और उनमें जो जो प्रोटीन्स इन्वॉल्व हैं तो वो साथ में लिखे हुए, जिसमें काइलोमाइक्रोन्स में हमारे पास AB4, 8, C, 1, 2, 3, E, ये सारी जो मेजर प्रोटीन्स हैं जो इसमें शामिल हैं। तो ये डिफरेंट चार्ट्स है जो आपने याद रखने हैं। अब अगर हम काइलोमाइक्रोन्स की जो है वो कंपोजिशन की बात करें, जिस तरह हमने कहा कि ये लार्ज लिपोप्रोटीन्स होते हैं जो कि डाइटरी लिपिड्स को जो है वो इंटेस्टाइन से जो है दूसरे टिश्यूज़ ऑफ द बॉडी डिफरेंट हिस्सों में जो है वो पहुंचाएंगे। इसी तरह अगर हम काइलोमाइक्रोन्स के जो है वो कंपोजिशन की बात करें तो इसकी जो कंपोजिशन है उसमें हमारे पास ट्राइग्लाइसराइड्स 85 से 92% तक ट्राइग्लाइसराइड्स इन्वॉल्व हैं। फास्फोलिपिड 6 से 12% तक इसमें फास्फोलिपिड इन्वॉल्व हैं। कोलेस्ट्रॉल इसमें 1 से 3% तक इन्वॉल्व है और प्रोटीन्स हमारे पास जो है 1 से 2% तक जो है वो प्रोटीन्स हमारे पास इसमें इन्वॉल्व हैं। इनकी ये जो कंपोजिशन है जिनके लिए फिक्स्ड परसेंटेज जो है वो गिवन है, तो ये इसलिए हमारे पास ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये इसी के लिए जो है
ये इसी कंपोजिशन की मदद से जो हमारे डाइटरी लिपिड्स है वो इंटेस्टाइन से दूसरे पार्ट ऑफ द बॉडी जो है वो लिपिड्स पहुंचा सकेंगे। अब अगर हम अपने वीएलडीएल यानी वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स, अगर हम इनकी डेंसिटी की बात करें तो ये हमारे पास वो लिपोप्रोटीन्स हैं जो कि एंडोजीनस ट्राइग्लाइसराइड्स को जिगर से लेकर लिवर से लेकर दूसरे पार्ट्स ऑफ द बॉडी जो है वो पहुंचाते हैं। इनके अंदर हमारे पास ट्राइग्लाइसराइड्स है जो इसका मेन कंपोनेंट है। कोलेस्ट्रॉल इसमें शामिल है जो कि ट्राइग्लाइसराइड से कम तादाद में है। इसमें हमारे पास अपोलिपोप्रोटीन्स जो है वो शामिल हैं जिसमें हमारे पास ApoB से 100 एंड ApoE, ये हमारे पास ये दो टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स जो कि पिछले चार्ट्स में मैंने आपको बताया कि आपने याद रखने हैं। और अगर हम फंक्शन की बात करें तो ये जो है एंडोजीनस ट्राइग्लाइसराइड्स को जो है ये हमारे पास डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी तक पहुंचाता है। ये लिवर से लेता है और उसको डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी तक पहुंचाता है, जिसमें एडिपोज टिश्यूज आ गए, मसल्स हमारे पास हो गए, तो ये उन सब तक जो है ये पहुंचाएगा। ये जो हमारे पास VLDL है इसका एक और बहुत इम्पोर्टेंट काम है कि ये जो है एज अ प्रिकर्सर जो है वो यूज़ किया जा सकता है, यानी कि ये हमारे पास इंटरमीडिएट डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स में जो है वो कन्वर्ट हो सकता है, या ये जो है वेरी लो से जो है लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स यानी LDL में जो है ये कन्वर्ट हो सकता है। अगर हम इस पर एक एंजाइम है लिपोप्रोटीन लाइपेज, अगर उस एंजाइम के साथ हम इसको एक्शन करवाएं तो ये इंटरमीडिएट लिपोप्रोटीन्स में भी कन्वर्ट हो सकता है और लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स में भी जो है ये कन्वर्ट हो सकता है। ये इसकी कंपोजिशन है। अब हम पढ़ते हैं इंटरमीडिएट डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स, जो बेसिकली हमने उसी जो वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन है उसी के साथ लाइपेज को जो है वो एक्शन करवाया है तो उससे आइडियल जो है वो बन सकता है। ये एक ऐसा लिपोप्रोटीन है जो कि हमारे पास जब हम VLDL की मेटाबॉलिज्म करते हैं, यानी जो हमने एंजाइम की बात की, उस एंजाइम के थ्रू जब हम इसको मेटाबोलाइज करवाते हैं तो ये उससे फॉर्मेशन होता है। इसमें हमारे पास जो है जो हमने एंजाइम लिपोप्रोटीन लाइपेज की बात की तो ये वहाँ पर ब्रोकन डाउन हो जाता है। इसकी जो कंपोजिशन होती है ये मिक्सचर है, ये लिपिड्स का, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लाइसराइड्स और प्रोटीन्स का, ये हमारे जिसको हम एपिलोपोप्रोटीन्स भी कहते हैं, ये उनका जो है वो मिक्सचर होता है। ये भी हमारे पास ट्रांसपोर्ट ऑफ लिपिड्स, जब लिवर से पेरिफेरल टिश्यूज तक जो ट्रांसपोर्ट होती है ये उसमें जो है वो अहम किरदार अदा करता है। दूसरा, ये जो हमने कहा कि जो VLDL जो है ये कन्वर्ट हो सकता है इंटरमीडिएट डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स और LDL यानी जो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स हैं। तो ये जो हमारे पास IDL है ये बेसिकली उसी LDL का एक प्रिकर्सर जो है वो जो है यूज़ किया जा सकता है, जो मेजर कैरियर है कोलेस्ट्रॉल की ट्रांसपोर्टेशन में। अब हम लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स बनते हैं। ये बेसिकली हमारे पास जो VLDL की ब्रोकन डाउन से जो आइडियल बना, फिर उस आइडियल से हमारे पास लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स बना, इसका भी हमारे पास जो है एक अहम किरदार है कोलेस्ट्रॉल की ट्रांसपोर्टेशन में। जो हमारे पास लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन यानी जो LDL है इसको हम जो है बैड कोलेस्ट्रॉल लिपोप्रोटीन से भी जो है जाना जाता है। इसको MCQs के लिए जो है वो नोट कर लें। अब जो हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स होते हैं ये हमारे पास कोलेस्ट्रॉल जो है उसको पूरी बॉडी टिश्यूज़ और बॉडीज जितने भी हमारे पास बॉडी टिश्यूज़ हैं उनसे जो है वो कलेक्ट करता है और लिवर की तरफ जो है वो लेकर आता है। HDL को जो है वो हम सम टाइम गुड कोलेस्ट्रॉल भी कहते हैं। अच्छा, अब आप लोग जो ये गुड कोलेस्ट्रॉल और बैड कोलेस्ट्रॉल का नाम सुनते हैं तो इस पॉइंट का आप समझें। गुड कोलेस्ट्रॉल को HDL को हम गुड कोलेस्ट्रॉल इस वजह से कहते हैं क्योंकि ये हमारे बॉडी के टिश्यूज से जो है कोलेस्ट्रॉल को कलेक्ट करता है, लिवर तक लेकर जाता है और वहाँ से वो एक्सक्रीट हो जाता है। तो इसमें बेसिकली जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो बॉडी से रिमूव होता है, इस वजह से ये गुड कोलेस्ट्रॉल है। और बैड कोलेस्ट्रॉल वो इस वजह से है क्योंकि वो जो हमारे पास LDL है वो लिवर से कोलेस्ट्रॉल लेता है और पूरी बॉडी में जो है वो उसको फैला देता है बॉडी टिश्यूज़ में, तो इसीलिए वो बैड कोलेस्ट्रॉल है। अब हम पढ़ते हैं कि जो हमारे पास LDL है उसका एरिथ्रोस्क्लेरोसिस में क्या रोल है।
अब नेक्स्ट हमारे पास है कि जो हमारे पास लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स हैं उसका एथेरोस्क्लेरोसिस पर उसका क्या रोल है। तो ये सबसे पहले आर्टीरियल वॉल के अंदर एंट्री करते हैं जहाँ पर ये ऑक्सीडाइज हो जाते हैं और फॉर्म सेल्स की फॉर्मेशन को स्टार्ट कर देते हैं। ये जो ऑक्सीडाइज जो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स हैं ये हमारे पास मैक्रोफेजेस जो हैं उनको ले लेते हैं, जो कि उनकी फोम सेल फॉर्मेशन जो है उनमें हेल्प आउट करती हैं। ये जो फोम सेल्स होते हैं ये वही लिपिड लेडन मैक्रोफेजेस होते हैं, यानी जब हमारे पास एलडीएल जो है वो आर्टीरियल वॉल में एंट्री करता है वहाँ पर मैक्रोफेजेस जो होते हैं। तो जब हमारे पास जो हैं जो ये लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स होते हैं, तो जब हमारे पास ये आर्टीरियल वॉल के अंदर जाते हैं तो मैक्रोफेजेस के साथ इनका इंटरेक्शन आता है। वो मैक्रोफेजेस जाते हैं और इन जो एलडीएल है इनको जो है ऑक्सीडाइज करने की जो है वो कोशिश करते हैं, यानी ये इनको इंजेस्ट कर लेते हैं। उस इंजेस्ट की वजह से हमारे पास जो मैक्रोफेजेस होते हैं वो लिपिड से इतने ज़्यादा ओवरलोडेड हो जाते हैं कि वो फोम सेल्स की फॉर्मेशन जो है वो मैक्रोफेजेस फोम सेल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसके बाद वो फॉर्म सेल्स जो कि बेसिकली हमारे पास लिपिड लेडिन मैक्रोफेजेस होते हैं, वो हमारे पास आर्थरोस्क्लेरोटिक प्लेक्स यानी वहाँ पर उस जो वेसल होता है उसको ब्लॉक कर लेते हैं, यानी उसके अंदर जो होती है वो जो फॉर्म सेल्स होती है उसकी एक्यूमुलेशन हो जाती है, जिसमें हमारे पास जो आर्थरोस्क्लेरोटिक प्लेक्स होती हैं उनकी ग्रोथ जो होती है वो स्टार्ट हो जाती है। इसके अलावा जो एलडीएल होते हैं वो आर्टीरियल वॉल के अंदर इन्फ्लेमेशन भी काज करते हैं, जो कि उस आर्थरोस्क्लेरोसिस के प्रोसेस को मज़ीद बढ़ा देती हैं। इसके बाद हमारे पास आता है डिराइव लिपिड्स। ये हमारे पास वो लिपिड्स होते हैं, ये वो कंपाउंड्स होते हैं जो कि या तो सिंपल और या वो कंपाउंड लिपिड्स होते हैं जो कि उसी सिंपल लिपिड से जो है केमिकल रिएक्शंस के थ्रू जो है वो हम डिराइव करते हैं। इसकी एग्जांपल्स में हमारे पास फैटी एसिड्स आते हैं जो बेसिकली ट्राइग्लाइसराइड्स की हाइड्रोलिसिस जो है उसके नतीजे में हमारे पास आती है। इसके अलावा इनके एग्जाम्पल में हमारे पास ग्लाइसिरोल आता है। जब हम ट्राइग्लाइसराइड्स और फास्फोलिपिड्स को हाइड्रोलाइज करते हैं तो ग्लाइसिरोल बनता है। स्टेरॉइड्स जो कि कोलेस्ट्रॉल से डिराइव किया गया है। तो ये हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिपिड्स है जो कि या सिंपल या कंपाउंड लिपिड से जो है वो डिराइव किए जा सकेंगे। अब हमारे पास जो है सेकंड ऑप्शन जो है वो हमारे पास स्टेरॉइड्स का आता है। ये जो स्टेरॉइड्स हैं तो ये बेसिकली हमारे पास जो है उन लिपिड की टाइप में आते हैं जिनमें 4 रिंग स्ट्रक्चर्स मौजूद होता है, यानी ये जो है डिराइव किया जाता है। डिराइव लिपिड्स की जो है ये एक टाइप है। इसमें जो है ये कोलेस्ट्रॉल से डिराइव किया जाता है जो कि डिफरेंट परफॉर्मेंसेस जो है वो परफॉर्म करता है, डिफरेंट बायोलॉजिकल प्रोसेसेस को परफॉर्म करता है। अगर हम इसकी एग्जांपल को देखें तो ये एक ऐसा स्टेरॉइड होता है जो कि सेल मेम्ब्रेन्स के प्रोटेक्शन के लिए, सेल मेम्ब्रेन के लिए जो है वो एक प्रोटेक्टिव बैरियर का भी काम करता है। इसके अलावा ये डिफरेंट स्टेरॉइड हार्मोन्स जो है उनके लिए मेन इंग्रेडिएंट यानी प्रिकर्सर का काम करता है। इसके अलावा जो सेक्स हार्मोन्स हैं एस्ट्रोजन और इन फीमेल और टेस्टोस्टेरोन इन मेल, वो भी हमारे पास स्टेरॉइड्स होते हैं जो कि रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी में किरदार अदा करते हैं। इसी तरह कोर्टिकोस्टेरॉइड्स वो भी स्टेरॉइड्स रिलेटेड हार्मोन्स हैं जिसमें कोर्टिसोल आता है। तो ये एड्रिनल ग्लैंड से प्रोड्यूस होते हैं एंड स्ट्रेस रिस्पॉन्स और इन्फ्लेमेशन में अपना किरदार अदा करते हैं। जो स्टेरॉइड्स होते हैं वो हार्मोन रेगुलेशन करते हैं, साथ साथ सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर्स को बनाते हैं। इसके अलावा सिग्नलिंग का काम भी जो है ये करते हैं। ये उनके डिफरेंट स्ट्रक्चर हैं जो मोलिक्यूलर फार्मूले के थ्रू आपको ये हमारे पास बेसिकली 4 रिंग स्ट्रक्चर हमारे पास होता है, जिसमें इस डायग्राम में भी जो है यानी इस केमिकल फार्मूले में भी आपको शो किया गया है। नेक्स्ट हमारे पास आता है कोलेस्ट्रॉल। ये भी हमारे पास डिराइव लिपिड की एक पार्ट है जो कि बायोलॉजिकल प्रोसेसेस में अपना किरदार अदा करते हैं, जिसमें हमारे पास स्पेसिफिकली स्टेरॉइड स्ट्रक्चर आता है। इससे पहले जो हमने स्टेरॉइड पढ़ा था तो ये इसको जो है इसके स्ट्रक्चर बनाने में जो है वो हमारे पास कोलेस्ट्रॉल एक अहम किरदार अदा करता है। कोलेस्ट्रॉल की इम्पोर्टेंस हमारे पास सेल मेम्ब्रेन में भी है और ये भी डिफरेंट हार्मोन्स और वाइटामिन के लिए जो है एक प्रिकर्सर का काम करता है, जिसमें सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर आती है
हार्मोन प्रोडक्शन आ गया या विटामिन डी प्रोडक्शन। ये हमारे कोलेस्ट्रॉल की एक एमसीक्यूज नोट कर ले कि ये हमारे पास विटामिन डी के प्रोडक्शन के लिए जो है वो एक प्रिकर्सर है, यानी ये इसके बगैर विटामिन डी की प्रोडक्शन नहीं होती, जो कि बेसिकली बोन ग्रोथ को प्रमोट करती है। अच्छा, जो हमारे पास ये जो है कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर है, उसके बाद हमारे पास आता है फॉर्म्स ऑफ कोलेस्ट्रॉल। यानी कोलेस्ट्रॉल जो कोलेस्ट्रॉल है वो बेसिकली हमारे पास जो है दो जो है फॉर्म में पाया जाता है। एक उसका फ्री फॉर्म होता है जो कि वो फ्रीली मूव करता है। वो जो फ्री फॉर्म होता है तो वो हमारे पास वो कोलेस्ट्रॉल होता है जो कि आगे फिर ईस्टो फॉर्म के जो भी हमारे पास कोलेस्ट्रॉल होते हैं, चाहे वो वीडीएल है, चाहे वो आईडीएल है या वीएलडीएल है, तो ये जो हमारे पास लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स, वेरी लो डेंसिटी, ये जो जितनी भी चीज़ें हमने पढ़ी हैं, तो ये जो फ्री फॉर्म होती हैं ये ईस्टर फॉर्म जो है फिर इनको रिमूव करता है। तो ये किस तरह करता है, जिस तरह हमने एचडीएल के बारे में पढ़ा, यानी हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ये क्या करती हैं कि ये टिश्यूज से इन्हीं फ्री कोलेस्ट्रॉल को रिमूव करके उसको लिवर तक ले जाती हैं, ताकि वो बॉडी से जो है वो बाइल एसिड्स में वो कन्वर्ट होकर लिवर के थ्रू वो जो है बॉडी से वो रिमूव हो जाए, और इस प्रोसेस को फिर हम रिवर्स कोलेस्ट्रॉल ट्रांसपोर्ट कहते हैं। इसके अलावा जो हमारे पास वेरी लो डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल थे, उनका रोल था कि वो कोलेस्ट्रॉल को ट्रांसपोर्ट कर रहे थे इंडोजीनस ट्राइग्लाइसराइड, तो वो ट्रांसपोर्ट कर रहे थे लिवर से डिफरेंट टिश्यूज तक। तो ये जो हमारे पास जितने भी ईस्टर फॉर्म है, ये फ्री फॉर्म को रिमूव करने के लिए जो है वो यूज़ किए जाते हैं। अब हमारे पास जो है कोलेस्ट्रॉल के फ़ायदे क्या हैं, यानी इसके सिग्निफिकेंस क्या है। तो कोलेस्ट्रॉल हमारे पास बायोलॉजिकल प्रोसेसेस में एक अहम किरदार अदा करता है। अगर इसकी बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस देखी जाए तो ये सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर को बनाने में एक अहम किरदार अदा करता है। ये मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी और स्ट्रक्चर को मेंटेन रखता है। इसी तरह हार्मोन प्रोडक्शन, जिसमें हमने स्टेरॉयड हार्मोन्स पढ़ा कि ये डिफरेंट सेक्स हार्मोन्स के लिए जो है वो एज अ प्रिकर्सर का काम करता है। विटामिन डी के लिए जो है वो प्रिकर्सर का काम करना है। अगर कहीं पर ये जो है वो हमें फ़ायदा दे रहा है तो कहीं पर जो है इसकी इम्पोर्टेंस इसलिए भी ज़्यादा है क्योंकि ये जो है हमारे हेल्थ को जो है वो ख़राब भी करता है, जिसमें हमारे पास सबसे पहले जो है वो हार्ट डिजीज़ आती हैं, सेरेब्रोवास्कुलर डिजीज़ आती हैं, यानी ये वो डिजीज़ होती हैं जो कि कोलेस्ट्रॉल की वजह से हमारी बॉडी में ज़्यादा बढ़ती है। अगर ये ह्यूमन हेल्थ की इम्पोर्टेंस के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये कोलेस्ट्रॉल जो है वो ह्यूमन हेल्थ के बायोलॉजिकल प्रोसेसेस में जो है वो एक अहम किरदार अदा करता है, और अगर इसकी डिसरेगुलेशन हो जाए, यानी इसका जो बैलेंस है वो ख़राब हो जाए, तो ये मुख्तलिफ डिजीज़ जिस तरह आर्थरोस्क्लेरोसिस एक डिजीज़ है, पेरिफेरोवास्कुलर डिजीज़ है, तो ये जो है उसमें अपना किरदार अदा करता है जब इसकी डिसरेगुलेशन होती है। अच्छा, इस स्लाइड्स के अंदर जो हमारे पास 4 कैटेगरी है मिसलेनियस लिपिड्स, उनके बारे में ज़्यादा डिटेल नहीं दी, तो मैंने सोचा कि वो मैं उनका आप लोगों के लिए एक ओवर थ्रू करा देती हूँ। उसमें हमारे पास मिसलेनियस में वो कैटेगरी ऑफ लिपिड्स होती हैं जो कि ना किसी भी कैटेगरी में, ना वो सिंपल ना वो कॉम्प्लेक्स में फ़िट होती हैं, ना वो किसी चीज़ में जो है वो फिट नहीं होती। उनके लिए वो हमने अलग जो है वो कंपाउंड बनाए, जिसकी एग्जांपल हमारे पास है एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स और टर्पीन्स। टर्पीन्स का जो है ये हमारे पास आइसो यूनिट्स होते हैं, तो ये जो है अगर ये आपस में मिल जाए तो ये डिफरेंट टर्पीन स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, जिनके अपने अपने फंक्शंस हैं कि वो प्लांट के डिफेंस के लिए होता है, फ्रेगनेंस खुशबू के लिए, फ्लेवर के लिए हमारे पास। इसी तरह मेडिकल में भी इसके बहुत सी प्रॉपर्टीज़ हैं। मेडिसिन में जिस तरह एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी माइक्रोबियल इफ़ेक्ट्स भी जो है वो ये परफॉर्म करता है। अगर हम एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स की बात करें तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिनमें हाइड्रोजन और कार्बन एटम्स होते हैं जो कि डिफरेंट कैटेगरीज में पाए जाते हैं, यानी उनमें अल्केन होता है। अल्कीन डिफरेंट कार्बन स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम इनको क्लासिफाई करते हैं। उनकी इंपॉर्टेंस इसलिए है क्योंकि वो एनर्जी सोर्सेज हैं, इंडस्ट्रियल लेवल पर जो है वो यूज़ किया जाता है, बायोलॉजिकल प्रोसेसेस में उनका एक अपना किरदार है। और ये दो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स है और टर्पीन्स है, तो ये हमारे पास मिसलेनियस लिपिड्स की जो है वो एग्जांपल है। थैंक यू सो मच। यहीं तक था आज का टॉपिक। आई होप आपको समझ आ गई होगी। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।